हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की साइंस की थ्योरी प्लस एमसीक्यू की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले भी जो हम साइंस की मैराथन क्लास पढ़ते थे वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू पढ़ते थे और उसी क्वेश्चन से उसकी थ्योरी भी कंप्लीट करते चलते थे। और वहाँ पे जो क्वेश्चन होते थे ना, सारे मिक्स क्वेश्चन होते थे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के मिक्स क्वेश्चन, सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन रहते थे। क्योंकि तब हमारे पास इतना टाइम नहीं था, अप्रैल में एग्जाम होना था। लेकिन अब आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की एग्जाम डेट बढ़ गई है, तो अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। तो इसीलिए आज से जो आपकी मैराथन क्लासेस होंगी वो सारी टॉपिक वाइज होगी। एक टॉपिक हम उठाएंगे और उसकी थ्योरी पहले थोड़ा सा थ्योरी उसकी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम एक एक क्वेश्चन पे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन से हम एक चीज़ पढ़ते चलेंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने विटामिन कंप्लीट कर लिया, कुछ विटामिन हमने पहले क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए। फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, वहाँ से हमने प्रोटीन कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन से हम एक एक चीज़ें कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि एक क्लास में आपको एक टॉपिक से पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और उसी के साथ साथ पूरे जो टॉपिक है उसकी थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। तो ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर देंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब आपके एग्जाम पास में आ जाएगा फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो इससे क्या है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्जाम तक। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, पोषक पदार्थ। यानी पोषक पदार्थ के ही आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो पोषक पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जीवों के जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती हैं, तो उन एक्टिविटी को जो काम करने के लिए यानी संचालन करने के लिए, उनको संपादन करने के लिए जो एनर्जी देता है, जो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रदान करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ बोला जाता है। अब कार्बन के आधार पे पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक, या फिर इसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है। तो कार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो किस में आएगा, कार्बनिक में आएगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। और जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है वो किस में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा। अब देखिए, कार्बन जिसमें प्रेजेंट है वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं? उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। ये किस में आते हैं? इन सभी में कार्बन प्रेजेंस होता है। और जो मिनरल्स है और वाटर है ये किस में आते हैं, अकार्बनिक में आते हैं, यानी इनमें कार्बन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम क्वेश्चन के माध्यम से एक एक करके पढ़ने वाले हैं डिटेल में। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल किसका सामान्य नाम है, कौन से रासायनिक यौगिक का? कैल्शियम का है, विटामिन डी का है, विटामिन बी का है, या फिर विटामिन सी का है? बताइए किसका रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी, क्योंकि कैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी का होता है। लेकिन आगे जितनी भी विटामिन हैं, अन्य जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम देख लेते हैं, क्योंकि रासायनिक नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विटामिन डी का तो हम पढ़ चुके हैं, कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलियोक्विनोन। और ये जो ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन होते हैं, 4 विटामिन, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। उसके अलावा विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने पढ़ लिया, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब हम बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि विटामिन बी में कई सारे विटामिन आते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन। बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटिन। बी नाइन का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, जो कि प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स के रूप में दिए जाते हैं। और बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो ये सारे विटामिन हैं और उनके रासायनिक नाम है। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी
और विटामिन कौन सा ई। ये जो विटामिन होते हैं ये कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन के भी वसा में घुलनशील है, विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, विटामिन डी भी है और विटामिन ई भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन के क्या होता है और विटामिन डी क्या होता है। देखिए विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम हम अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब ये विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए का गाजर जो है ये सर्वाधिक स्रोत होता है। उसके अलावा जितने भी पके हुए फल हैं, फल में क्या आता है, आम और पपीता मोस्टली, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और उसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जी, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी होती हैं विटामिन ए उनमें पाया जाता है। साथ ही दूध में विटामिन पाया जाता है, पनीर में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, यानी जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है, मांस में विटामिन ए पाया जाता है और अंडा में ये विटामिन ए पाया जाता है। और राइस की अगर बात करें तो जो गोल्डन राइस होता है ना, गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये विटामिन ए के कुछ मुख्य स्रोत हैं। अब विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो विटामिन ए की कमी से एक रोग हो जाता है रतौंधी, जो मेन रोग है। रतौंधी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें सूर्यास्त के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक विटामिन ए की कमी से और रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया बोला जाता है। यह भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसमें जो आंखें होती हैं ना, कैसी होती हैं, ड्राई हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण से आंसू सूख जाता है। उसके अलावा एक और रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, जिसको बोला जाता है कीरेटोमेलेसिया। क्या बोला जाता है, कीरेटोमेलेसिया बोला जाता है। कीरेटोमेलेसिया इसमें क्या होता है, इसमें जो त्वचा होती है ना वो शुष्क हो जाती है। बच्चों में कॉर्निया का आकार चेंज हो जाता है, जो कॉर्निया होता है ना आँख के अंदर, तो कॉर्निया का आकार बच्चों में चेंज हो जाता है, किसमें, कीरेटोमेलेसिया में। तो ये विटामिन ए के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब आ जाते हैं विटामिन के पर। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। अब इसके स्रोत की बात करते हैं तो विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके भी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स होती हैं वो हैं। उसके अलावा अंडा विटामिन के का अच्छा स्रोत माना जाता है। अंडा के अलावा चुकंदर, मांस, ये सब क्या होते हैं, विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और उसके अलावा विटामिन के कहाँ पे पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। आंत के जो बैक्टीरिया है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया, वो क्या करता है, विटामिन के का निर्माण करता है, इसीलिए विटामिन के आंत में भी पाया जाता है। और विटामिन के का काम क्या है, विटामिन के का काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। क्या काम है, इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। अब अगर विटामिन के ब्लड क्लॉट करने का काम, यानी रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो बताइए कौन सा रोग हो जाएगा, तो एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं हीमोरेज। क्या बोला जाता है, हीमोरेज बोला जाता है। इसमें रोगी का अगर उसको चोट लग जाती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा, अगर उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो, क्योंकि विटामिन के ही क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। अब चलते हैं विटामिन डी पे। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। फर्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो मछली का तेल प्रमुख स्रोत माना जाता है। मछली का तेल ये विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। सनलाइट यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है ये भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। उसके अलावा अंडा, मांस, चने, ये सब क्या होते हैं, विटामिन, चने की दाल, ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको धूप का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूप का विटामिन, विटामिन डी को कहा जाता है। और ये तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। विटामिन डी जो होता है ये सबसे तेजी से बनता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एक होता है रिकेट्स और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। अब बताती हूँ कि इसमें क्या होता है, दूसरा क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक। अब जो रिकेट्स रोग होता है ये बच्चों में होता है। जो रिकेट्स रोग है ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें जो बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं बच्चों की, ये क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। वहीं पे जो ऑस्टियोमलेशिया है ये क्या है, ये वयस्कों में देखने को मिलता है। इसमें बोन क्या होती हैं, इसमें वयस्क की बोन नरम हो जाती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं। और ये दोनों विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं।
तो यहाँ पे हमने विटामिन के की कमी से रोग, विटामिन के स्रोत, उसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का स्रोत, उसकी कमी से रोग, उसका रासायनिक नाम पढ़ लिए। विटामिन डी को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। यानी इस क्वेश्चन से हमारे तीनों विटामिन कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी? बताइए किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब विटामिन सी का भी रासायनिक नाम तो हम पढ़ ही चुके हैं। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? तो सबसे प्रमुख स्रोत होता है आंवला। और आंवला के अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, वो सारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जैसे कि नींबू है, नींबू के अलावा संतरा है, तो ये सब क्या है? विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा खट्टे फलों के अलावा जो ग्रीन चिली होती है ना, हरी मिर्च भी विटामिन सी की अच्छी स्रोत होती है। अमरूद, पपीता, ये भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो एक तो जितने खट्टे फल हैं वो उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी पीले फल हैं वो भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और ऊँटनी का दूध है ना, ऊँटनी के दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं ना, तो मसूड़े में सूजन आ जाती है और उससे ब्लीडिंग यानी खून निकलने लगती है, दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से एक स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है स्कर्वी रोग में। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब हम आ जाते हैं, ए और डी को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी क्या है? ये एक प्रकार का जल में घुलनशील विटामिन है। अब विटामिन बी कई प्रकार का होता है, क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स यानी कई सारे विटामिनों से मिलकर बना होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में पहले आ जाता है बी1। बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो ये अनाज में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो ये सारे क्या है? विटामिन बी1 के स्रोत हैं। सोयाबीन में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा दूध यानी मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाएगा, मांस में पाया जाएगा, अंडे में पाया जाएगा। तो ये सारे विटामिन बी1 के क्या है? स्रोत हैं। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। हालांकि जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है ना, लगभग यही स्रोत होगा। अनाज, चावल, सोयाबीन, दूध, मांस, मछली, अंडा, गाजर, हरी सब्जियां, ये सब क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत होते हैं। अब उसके हम रोग बस पढ़ते चलते हैं, क्योंकि हर एक विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं, ठीक है। बी1 के जैसे बी1 की कमी से बेरी रोग हो गया। अब विटामिन बी2 पे आ जाते हैं। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बी2 को रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। अब विटामिन बी2 जो है, इसकी कमी से जीभ संक्रमित होती है। कौन सी? जीभ संक्रमित होती है, यानी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। उसके अलावा जो होंठ होते हैं ना, त्वचा और होंठ फटने लगती है, जिसको ही क्या बोला जाता है? कीलोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीलोसिस बोला जाता है। तो विटामिन बी2 की कमी से कीलोसिस रोग हो जाता है, जिसमें होंठ फटने लगते हैं, त्वचा फटने लगती है। और एक और रोग होने लग जाता है जो कि बहुत कम आपको बताया जाता है, आप इसको सुने भी कम होंगे, जिसको बोलते हैं फोटोफोबिया। क्या बोलते हैं? फोटोफोबिया बोला जाता है। जो फोटोफोबिया होता है, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति प्रकाश में जाने से डरता है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी2 की कमी से ही होता है। अब आ जाते हैं विटामिन बी3 पे। विटामिन बी3 का भी लगभग सेम वही दूध, मांस, मछली, अंडा, मटर, हरे पत्तेदार सब्जी, बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं उनके स्रोत लगभग सेम होंगे। अब विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बी3 की कमी से हो जाता है एक रोग, जिसको बोलते हैं पेलाग्रा। विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होता है उसको पेलाग्रा बोलते हैं। इसको डी3 रोग भी बोलते हैं। डी3 सिंड्रोम क्यों बोला जाता है? डायरिया, डी3 देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए। डी3 में एक डी का मतलब होता है डायरिया, एक डी का मतलब क्या होता है? डायरिया। दूसरे डी का मतलब होता है डिमेंशिया। इसको बताती हूँ कि ये होते क्या हैं। दूसरा है डिमेंशिया और तीसरे डी का मतलब है डर्मेटाइटिस। क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। अब ये तीनों डी में क्या होता है? डायरिया में दस्त लगता है, डिमेंशिया में क्या होता है? मानसिक विकृति यानी याददाश्त जाती है, मंदबुद्धि होता है। और डर्मेटाइटिस ये त्वचा से संबंधी बीमारी होती है, जिसमें त्वचा में सूजन और खुजली हो जाती है। तो विटामिन बी3 जो होता है उसको डी3 बोलते हैं, और जो पेलाग्रा होता है ना, इन्हीं तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है।
अब आ जाते हैं B5 पे। तो B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एक रोग होता है जिसको बोलते हैं बर्निंग फुट सिंड्रोम। क्या होता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम उसको बोला जाता है। तो ये किसके कमी से होता है? ये होता है B5 की कमी से। जो पैर हैं वो बिल्कुल फटे फटे से ऐसा लगता है जैसे जल गए हैं, तो वो किसके कमी से होता है? B5 की कमी से होता है। अगला विटामिन है B6। बी कॉम्प्लेक्स का अगला विटामिन B6 है। B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, ये हमको पता है, पढ़ चुके हैं। स्रोत भी लगभग सेम होता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, पपीता, अनार, मछली, ये सब क्या होते हैं? विटामिन B6 के स्रोत होते हैं। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको माइल्ड एनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइल्ड एनीमिया बोला जाता है। यानी जो शुरुआती एनीमिया होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? विटामिन B6 की कमी से होती है। अब आ जाते हैं विटामिन B7, जिसको बायोटीन कहा जाता है। तो विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको H विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से बालों का झड़ना, बाल झड़ने लगते हैं। बालों का जो झड़ना होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B7 की कमी से। अब देखे होंगे जो आप शैम्पू, देखिए प्रचार भी आता है ना, जब ऐड आता है टीवी में शैम्पू का, तो बोलते हैं ना कि ये शैम्पू क्या है? बायोटीन युक्त है। तो बायोटीन किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन B7 का ही होता है। तो ये शैम्पू किस लिए यूज किए जाते हैं? ताकि बाल ना झड़े, बालों को स्ट्रेंथ मिले, मजबूत रहें। तो बालों का झड़ना किसकी वजह से होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है। अब आ जाते हैं अगले विटामिन B9 पे। तो B9 क्या होता है? इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। B9 को एक और नाम से जाना जाता है, विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी स्रोत लगभग सेम होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा, यही होते हैं। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से एक एनीमिया हो जाता है जिसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोला जाता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब इसमें क्या होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में? तो इसमें आरबीसी का विकास ही नहीं होता है। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, इनका विकास नहीं हो पाता, इनका शेप बदल जाता है, यानी आकार बदल जाता है, जिसके कारण खून की कमी हो जाती है। एक और लास्ट बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का है विटामिन B12। विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? इसको साइनोकोबालामिन बोला जाता है। इसको एक और विटामिन के नाम से जाना जाता है, नीला विटामिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से क्या, कौन सा रोग हो जाता है? एक कॉमन सा रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं परनीसियस अनीमिया। क्या बोला जाता है? परनीसियस एनीमिया बोला जाता है। अब परनीसियस एनीमिया में क्या होता है? तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। HB की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे कि रक्त में कमी आती है, यानी बॉडी में रक्त की कमी आती है। तो ये सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो गए, और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। यानी देखिए 3 क्वेश्चन में हमारे सारे विटामिन कंप्लीट हो गए। वसा में घुलनशील विटामिन भी कंप्लीट हो गए और जल में घुलनशील विटामिन भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है कपास में, मक्का में, अंडा में या फिर मांसपेशी में। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन तो पाया जाता है कहाँ पे? अंडे में पाया जाता है। अब एक और प्रोटीन देख लेते हैं कि जो ब्लड होता है ना, मानव रक्त होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन, HB प्रोटीन पाया जाता है। जो ब्लड क्लॉट करने का, यानी रक्त के थक्का जमाने का जो प्रोटीन होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। या फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या बोला जाता है? फाइब्रिनोजन। तो ये क्या है? रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन हैं। जो बाल है, नाखून है, इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? बोन्स, खुर है, सींग है, इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता, सॉरी, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है किरेटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे विटामिन बोल दिया हो तो यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि दूध की सफेदी के लिए जिम्मेदार होता है। बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो गेहूं होता है, जिसको ही हम रोटियां खाते हैं, तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जैसे ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो ब्लड क्लॉटिंग करता है वो कौन से प्रोटीन के कारण होता है? बाल में, दूध में, बोन में, गेहूँ में, इनमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, उन सभी की चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन की संख्या है 10, 15, 20 या फिर 32। मानव शरीर के लिए कितने प्रोटीन आवश्यक होते हैं? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल प्रोटीन के बारे में पूछा है। तो देखिए, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। कौन? प्रोटीन। अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ये 20 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने? 20। जिसमें जो 10 होते हैं वो इसेंशियल होते हैं यानी आवश्यक होते हैं, और जो 10 होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं यानी अनावश्यक होते हैं। अब जो आवश्यक और अनावश्यक मतलब क्या होता है? आवश्यक अमीनो एसिड वो होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जो भोजन में लेना जरूरी है, यानी जो बॉडी है, बॉडी इनका निर्माण नहीं करती है, तो वो किस में आ जाएंगे? आवश्यक में आ जाएंगे। इनको हमको फूड के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। और जो अनावश्यक होते हैं, ये ऐसा नहीं कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी हैं, पर इनको भोजन के रूप में लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बॉडी होती है, बॉडी इनका निर्माण करती है, इनका फॉर्मेशन करती है। तो जो प्रोटीन होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक होते हैं। ठीक है। और जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन प्रति ग्राम कितना एनर्जी देने का काम करती है? ये कुछ चीज़ें और नोट करते चलिए। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्राप्त होती है। दैनिक आवश्यकता में हमको डेली कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? तो 70 से लेके 100 ग्राम तक प्रोटीन हमको डेली कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। प्रोटीन शब्द किसने दिया? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? जे वर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? जे वर्जीलियस ने दिया था। तो ये कुछ प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने? 20 प्रकार के अमीनो एसिड, जिसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। वो कैसे होते हैं ये हमने पढ़ लिया। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको लगभग 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 70 से लेकर 100 ग्राम तक पर डे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये सबसे लास्ट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट में एनर्जी क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। ये बॉडी का निर्माण करते हैं, लास्ट कंडीशन में एनर्जी फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोटीन के बारे में हो गया। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यक प्रोटीन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत? ब्लड बैंक का काम कौन करता है? प्लीहा करता है, या फिर इसको स्प्लीन या तिल्ली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या फिर तांबा? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में आयरन पाई जाती है। अब ये देखिए, मिनरल्स में आ गया। आयरन क्या होता है? आयरन हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक होता है। जो हीमोग्लोबिन है ना, रक्त में प्रेजेंट होता है, इसका एक प्रमुख घटक है। ये रक्त के निर्माण में यानी ब्लड के फॉर्मेशन में भी सहायता करता है। आयरन पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो आयरन अंगूर में पाया जाता है। अंगूर के अलावा जो गुड़ होता है, जैगरी है ना, उसमें भी पाया जाता है। मेथी में आयरन पाया जाता है, पालक में आयरन पाया जाता है। तो ये सब क्या है? आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। आयरन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, या फिर जिसको रक्त छीणता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं सोडियम पे। तो सोडियम क्या है? ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करता है। और साथ ही ये परासरण दाब मतलब समझते हैं कि ये बॉडी में वाटर के संतुलन को बनाता है। बॉडी में ये जल को संतुलित करने का काम करता है। जल का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। ठीक। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम बोन में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है और टीथ में पाया जाता है। ठीक। और कैल्शियम का और काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग इसका काम होता है। यानी यहाँ पे अगर रक्त में ना पूछा होता, ये पूछा होता कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा आयन जरूरी है, तो हम क्या लिखते? कैल्शियम आयन लिखते। ठीक है। तो ये कैल्शियम आयन के बारे में। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कैल्शियम आयन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पे लिख देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में वसा जमा कहाँ पे होता है? यकृत में, ऊतक में, त्वचा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जो वसा जमा होता है ना, कहाँ पे जमा होता है? त्वचा में जमा होता है। शरीर में संचित रह के जो वसा है ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब जब ऊर्जा प्रदान करता ही है तो 1 ग्राम फैट से हमको कितना एनर्जी मिलती है? 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमको 1 ग्राम फैट से मिलती है। और हमको पर डे लगभग 1 से लेके 70 ग्राम तक का फैट कंज्यूम करना चाहिए अपने वर्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप काम करते हैं तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी अगर आप बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो कम से कम वसा का कंजम्पशन करना चाहिए। ठीक है, वसा जो क्या होता है ये फैटी एसिड का ही बहुलक होता है, यानी जो वसीय अम्ल होते हैं इन्हीं का ही पॉलीमर बहुलक होता है। अब जो वसा है ना ये भी मेनली क्या है, जो वसा है शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है? लिपिड के फॉर्म में पाया जाता है। अब जो लिपिड है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है HDL जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपिड, और एक है LDL जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपिड। जो HDL होता है ना ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? बेनिफिट का काम करता है, यानी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। अब बेनिफिशियल कैसे होता है? ये जो वेंस होती है ना हमारे हार्ट की, जो नसें होती हैं उसमें ब्लॉकेज का काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वहीं पे जो LDL होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो धमनियाँ होती हैं हार्ट की ना, उन वाहिनियाँ जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज का काम करता है, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है या सेमी सॉलिड के रूप में पाया जाता है। तो क्या है, जो लिपिड है ये लिपिड के 2 प्रकार है, HDL और LDL। अब वसा का काम क्या होता है? तो एक तो ये वसा जो बाहरी चोट होती है, बाहरी आघात है उनसे सुरक्षा करने का काम करता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको सुरक्षित करने का काम करता है, और ये ऊर्जा भी देता है। लंबे समय से अगर हम फास्ट हैं, जब हमारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फैट से ही मिलती है। तो ये सब क्या है? वसा के कार्य हैं। एक चीज़ और, वसा क्या है? टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का, टेम्परेचर को मैनेज करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप में भूमिका निभाते हैं? अब भी हमने पढ़ा कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। तो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, जिसमें 10 इसेंशियल होते हैं और 10 कैसे होते हैं? नॉन इसेंशियल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज से मिलकर बना होता है, और इनका रेशियो क्या होता है? 1:2:1 में प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी की हमको प्राप्ति होती है। और दैनिक आवश्यकता में हमको कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए? तो 350 से लेके 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे हमको कंज्यूम करना चाहिए। यानी ये जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है ना वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में नहीं, सबसे पहले, सबसे फास्ट जो हमको एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लगभग अगर कहें तो 55 से लेके 60% जो एनर्जी का पूर्ति होती है वो हमको किससे होती है? वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या खाने से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट जितने भी अनाज हैं, जो भी कोई भी अनाज खाओगे उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे गेहूँ, जौ, मक्का, चावल कुछ भी खाते हैं। जो भी मीठी चीज़ें हैं, शहद है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा। आलू खाएंगे, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होगा। केले में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जितने भी चीज़ें हैं मोस्टली चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का पहला स्रोत होता है। ये सबसे फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सबसे मतलब बिल्कुल तुरंत अगर एनर्जी हमको चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा। और ये संचित भोजन का भी निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार का होता है। एक है मोनोसैकेराइड, क्या है? एक है मोनोसैकेराइड, और दूसरा होता है डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। आगे प्रश्नों में हम एक एक को पढ़ेंगे। पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है? सेल्यूलोज को, ग्लाइकोजन को, काइटिन को या फिर स्टार्च को। यानी जो पेड़ पौधे अपना जो भोजन स्टोर करके रखते हैं वो किस रूप में रखते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में रखते हैं। अब जो ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ये सब क्या हैं? एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड हैं। क्या हैं? पॉलीसैकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार है, सैकेराइड हैं। तो सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक प्रकार का ये ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी बहुत सारे
ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। साथ ही ये क्या करता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की ही बनी होती है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति निर्माण का काम करता है। ग्लाइकोजन क्या है, जो एनिमल अपना फूड स्टोर करके रखते हैं ना, तो एनिमल जो फूड अपना स्टोर करके रखते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं। वहीं पे प्लांट जो फूड स्टोर करके रखते हैं वो किस रूप में रखते हैं, स्टार्च के रूप में करके रखते हैं। तो सेल्यूलोज क्लियर हो गया, ग्लाइकोजन क्लियर हो गया और स्टार्च क्लियर हो गया। ये हैं क्या, एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड हैं। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, ग्लाइकोजन। यानी जो एनिमल अपना स्टोर्ड फूड रखते हैं किस रूप में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। वहीं प्लांट पूछा होता है तो प्लांट किस रूप में रखते हैं, स्टार्च के रूप में रखते हैं। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का मिल्क शुगर है। अब मिल्क शुगर है लेकिन ये है क्या, तो ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, वो जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये पॉलीसैकेराइड है और लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। अगला प्रश्न है, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज को, माल्टोज को, लैक्टोज को या फिर ग्लूकोज को? किसको टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुक्रोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, इसको टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये गन्ने में पाया जाता है, उसके अलावा गुड़ में पाया जाता है। कहाँ, गन्ने और गुड़ में पाया जाता है। और सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माल्टोज क्या है, माल्टोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हमने पढ़े ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो माल्टोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। और माल्टोज को हम और किस नाम से जानते हैं बताइए, सॉरी, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। यहाँ पे कन्फ्यूजन, माल्टोज क्या है, एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, तो जौ में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है और मक्के में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जौ, ज्वार और मक्के, गेहूँ, इनमें पाया जाता है। इसको हम बादाम की शर्करा भी कहा जाता है, माल्टोज को बादाम की शर्करा भी कहा जाता है। वहीं पर लैक्टोज क्या होता है, तो लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, ये भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज बस क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा देने का काम कौन करता है, तुरंत ऊर्जा ग्लूकोज के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन डी की, विटामिन ई की। यहाँ से हम क्या करेंगे, फास्ट सिर्फ आंसर पता करते चलेंगे, क्योंकि जो हम विटामिन पढ़ चुके, प्रोटीन पढ़ चुके, फैट पढ़ चुके, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके, उन्हीं से अब यहाँ पे प्रश्न प्रैक्टिस के लिए रैपिड फायर के रूप में यहाँ पे प्रश्न डाले गए हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, गाजर, बैगन, नींबू और चावल? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा बहुतायत में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? कौन पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा कागज के पीलेपन के लिए उत्तरदायी है, ग्लूकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर सुक्रोज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज, क्योंकि जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और जो पेपर बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं, वो सेल्यूलोज के ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शर्करा को कोशिका का ईंधन के नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज को, सुक्रोज को, माल्टोज को या फिर लैक्टोज को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज को। ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहले अगर एनर्जी हमको मिलती है तो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम से लगभग 4.2 किलो कैलोरी हमको एनर्जी प्राप्त होती है। उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है वसा से, फिर जाके हमको एनर्जी मिलती है प्रोटीन से। यानी पहले कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन होगा, फिर वसा का यूज होगा, फिर लास्ट में जाके प्रोटीन। विटामिन से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बस ये क्या है, हमको एक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है, गन्ने से, अंकुरित बीज से, दूध से या फिर शहद से? तो किससे मिलती है, अंकुरित बीज से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया।
20 प्रश्न हैं, लेकिन 20 प्रश्न में हमारे विटामिन कंप्लीट हो गए। जितने भी विटामिन हैं, वसा घुलनशील और जल घुलनशील, सभी विटामिन कंप्लीट हो गए। साथ में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा हमने फैट के बारे में पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया और मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये आपके विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स 5 टॉपिक एक आपके आधे घंटे की क्लास में कंप्लीट हो गए और साथ ही साथ आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हुई। तो ऐसे ही आपकी सीरीज चलने वाली है। एक टॉपिक उठाएंगे, उससे प्रश्न लेंगे और प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो यही सीरीज आपकी चलने वाली है। अभी काफ़ी टाइम तक आप ऐसे ही हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद लास्ट में मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सीरीज आप जरूर फॉलो करिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।